हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टीएलपी जुडिशियल एकेडमी चैनल। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि कुछ एमसीक्यूज़ हैं और हम लोग एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है द 10 क्विज शो। जिसमें हम लोग कम से कम 10 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। लेकिन जो ये 10 क्वेश्चंस होंगे, इन 10 क्वेश्चंस के अंदर जो कॉन्सेप्ट होगा, जो कनेक्शंस होगा बाकी के एक्ट या प्रोविजंस के साथ, वो सारे के सारे हम लोग इसमें कंसीडर करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना समय गवाए हम लोग सीधे मुद्दे की बात करते हैं। देखिए, आपके स्क्रीन पर आ रहा है सबसे पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट 2005, जिसका एक्ट नंबर है 25 of 2005, केम इनटू फोर्स ऑन, कब ये लागू हुआ था? यानी क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट कोड जो है 2005 का कब लागू हुआ था? एंड द राइट आंसर इज 23 जून 2006। तो 23 जून 2006 को ये लागू हुआ था। अब इसके कुछ एडिशनल फैक्ट्स मैं आपको सबसे पहले थोड़ा शेयर कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहले एक जरूरी चीज़ समझनी चाहिए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द टर्म अमेंडमेंट। अमेंडमेंट कहते किसको हैं? अमेंडमेंट एक तरह का अल्टरेशन होता है या एडिशन होता है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन, किसी स्टैट्यूट या किसी भी लेजिस्लेटिव बिल या रेजोल्यूशन में होता है। तो अगर मोटे तौर पर कहें तो अमेंडमेंट इज़ नथिंग बट इट इज़ वन काइंड ऑफ एडिशन, इट इज़ वन काइंड ऑफ अल्टरेशन। लेकिन ये अल्टरेशन और एडिशन जो किया जाता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में किया जाता है, स्टैट्यूट में किया जाता है, या किसी लेजिस्लेटिव बिल या रिजोल्यूशन में किया जाता है, तो उसको हम कहते हैं अमेंडमेंट। अब हमारे सामने जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको बहुत आराम से समझने को मिलेगा, ये क्रिमिनल प्रोसीजर की बात करता है। तो अगर हम लोग बात करें अमेंडमेंट की सीआरपीसी में, तो अभी तक जो टोटल अमेंडमेंट सीआरपीसी में हुए हैं वो 20 हैं। नंबर उसकी कितनी है? 20 है। यानी अभी तक अगर आपसे कहा जाए तो सीआरपीसी में कितने अमेंडमेंट किए जा चुके हैं, तो टोटल नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स आर 20। लास्ट अमेंडमेंट जो हुआ है वो अमेंडमेंट है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, और जो कि लागू हो गया था 31 अक्टूबर 2019 से। जो पहला अमेंडमेंट सबसे पहले हुआ था बेकार था, उसमें कुछ ऐसी बात नहीं कही गई थी, बट वो हुआ था 1974 में, यानी बनने के तुरंत बाद ही, ये लागू होने के तुरंत बाद ही हो गया था। अगर आप ध्यान से देखेंगे इसके लागू होने की डेट, पहले अमेंडमेंट की, सबसे पहला अमेंडमेंट की डेट तो 20/12/1974, यानी कि 20 दिसंबर 20 दिसंबर और अगर आपको ध्यान हो तो 1 अप्रैल 1974, यानी 1 अप्रैल 1974 को लागू किया गया। और ठीक अगर अप्रैल में किया गया और दिसंबर में जाकर के इसको अमेंड कर दिया गया। नाउ, मेजर चेंजेस बाउट बाय दिस अमेंडमेंट एक्ट वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ प्ली बार्गेनिंग। अब आप ये सोच सकते हैं कि जो 2005 का अमेंडमेंट है, इसको इसको पढ़ने की या इसको समझने की ज़रूरत क्या है? तो एपीओ का ये बहुत बड़ा फेमस क्वेश्चन है प्ली बार्गेनिंग से रिलेटेड। तो प्ली बार्गेनिंग का जो टॉपिक है ये इंसर्ट किया गया था चैप्टर 21A के अंदर, जिसमें जो आपका सेक्शन नंबर है वो 265A से लेके 265L तक है। चलिए, अब बात करते हैं दूसरे की, तो भी आपको आइडिया मिल गया होगा। क्वेश्चन कहीं और था, हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट को इसके साथ कनेक्ट कर लिया है, और इसको हम लोग बोलते हैं कनेक्टेड फैक्ट्स। ओके, चलिए, एक दूसरा क्वेश्चन आ रहा है। द टर्म विक्टिम हैज बीन डिफाइंड बाय द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 इन। तो जो टर्म विक्टिम है वो सीआरपीसी में कहाँ पर डिफाइंड है? आई एम श्योर कि आप सबको पता है कि कहाँ पर डिफाइंड है, सेक्शन है 2WA। अब इसका कुछ एडिशनल फैक्ट्स भी हम लोग समझते हैं। देखिए, जो टर्म विक्टिम है इसको इंसर्ट किया गया था इन द ईयर ऑफ 2009। यस, 2009, यहाँ पर 9 होगा, ये 19 गलत है। सो ये लागू हुआ था 31/12/2009 को। यानी टर्म जो विक्टिम है वो 31 दिसंबर 2009 से इफेक्ट में है। विक्टिम शब्द का मतलब क्या होता है वो भी साथ के साथ जान लेते हैं। विक्टिम कोई पर्सन होता है who had suffered any loss or injury caused by reason of the act or omission। तो विक्टिम कौन है? विक्टिम वो पर्सन है जिसको कोई लॉस या इंजरी हुई है, और जिसके साथ कोई एक्ट या कोई ओमिशन हुआ है जिसकी वजह से इंजरी हुई है, और जिस पर्सन ने किया है वो अक्यूज पर्सन है, और अक्यूज पर्सन को उस अपराध के लिए चार्ज किया जा चुका है जिस अपराध की वजह से उस पर्सन को इंजरी हुई है। नाउ,
विक्टिम के अंदर यानी विक्टिम शब्द में इंक्लूड होते हैं उसके गार्जियन और लीगल हेयर। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि विक्टिम अगर कोई है तो उसके ऊपर की पीढ़ी भी विक्टिम हो जाएगी और नीचे की जो पीढ़ी अगर कोई होगी तो वो भी विक्टिम हो जाएगी। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है, इन अ कॉग्निजिबल केस द पुलिस विल हैव ऑल द पावर्स टू। कॉग्निजिबल केस के मामले में पुलिस को पावर होगा ऑल द पावर्स टू। कौन कौन से पावर होंगे? सबसे पहला ऑप्शन है इन्वेस्टिगेट एक्सेप्ट द पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर कहता है इन कॉग्निजिबल केस, तो कॉग्निजिबल केस का मतलब तो सबको पता है, अरेस्ट विदाउट वारंट। तो जरा ढूंढते हैं अरेस्ट विदाउट वारंट का कॉन्सेप्ट कहाँ पर दिया गया है। बी में देखिए इन्वेस्टिगेट इंक्लूडिंग द पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट। इसके अलावा सी इन्वेस्टिगेट एंड अरेस्ट विदाउट वारंट ओनली आफ्टर सीकिंग परमिशन। नो, इसमें परमिशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इन्वेस्टिगेट एंड अरेस्ट विदाउट वारंट ओनली आफ्टर इन्फॉर्मिंग द मजिस्ट्रेट हैविंग jurisdiction टू इंक्वायर इनटू और ट्राई द ऑफेंस। तो अगर हम इसमें बात करें तो क्या हो सकता है? इन्वेस्टिगेट एक्सेप्ट द पावर, नो, कॉग्निजिबल में वो कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेट इन्वेस्टिगेट इंक्लूडिंग द पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही जाएगा। अब इससे जो कुछ कनेक्टेड फैक्ट्स हैं वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लें, तो कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते इसमें। वो आप इतना जान लीजिए कि कॉग्निजिबल जो केस है वो कहाँ पर डिफाइंड है, सेक्शन 2C के अंदर डिफाइंड है। इसकी डिफिनेशन लिखने की जरूरत मुझे नहीं लगी तो इसलिए यहाँ पर इसको छोड़ दिया है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, what is the meaning of tribal areas for the purpose of section 1 of the CRPC? ट्राइबल एरियाज जो कि सीआरपीसी के सेक्शन 1 में मेंशन है उसका यहाँ पर पर्पस क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्राइबल एरियाज? देखिए ट्राइबल एरिया शब्द का मतलब यहाँ पर अगर आप पढ़ेंगे तो देखिए ऑप्शन नंबर ए कहता है म्यूनिसिपल एरियाज ऑफ शिलोंग, बी म्यूनिसिपल एरियाज ऑफ मिजोरम, नंबर सी Assam as prescribed in para 20 of the 6th schedule of the constitution, or D Arunachal Pradesh as prescribed by the constitution। तो ऑफ कोर्स इसका जो सही आंसर है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, वो है आसाम एज प्रिस्क्राइब्ड इन पैरा 20 ऑफ द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब एक बात तो बड़ी अच्छे से पता चल गई कि ट्राइबल एरियाज, और ये देखने में लगता है ये क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, दम ही नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन में बहुत दम है। इस क्वेश्चन से बहुत सारे कनेक्टेड पार्ट्स मिलेंगे आपको जो मैं भी आपको शेयर करने वाला हूँ। तो ट्राइबल एरियाज, ट्राइबल एरिया का मतलब क्या है? आसाम। और आसाम के बारे में कि ट्राइबल एरिया का मतलब आसाम होगा, ये बात मेंशन की गई है पैरा नंबर 20 में। और ये पैरा नंबर 20 किसका है? 6th शेड्यूल का, कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल के पैरा नंबर 20 में आसाम शब्द लिखा है जो कि ट्राइबल एरिया से कनेक्टेड है। अब जरा देखिए यहाँ पर कनेक्टेड फैक्ट्स क्या क्या है। द मीनिंग ऑफ ट्राइबल एरिया, ट्राइबल एरिया का जो मीनिंग है वो कहाँ पर सीआरपीसी में दिया गया है? तो अंडर सेक्शन 1 के एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट में दिया गया है। दूसरी बात, कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन शब्द है यानी कॉन्स्टिट्यूशन का एक तरीके से वी कैन से कि जो डेफिनेशन या मीनिंग है वो कहाँ पर दिया गया है? वो है आर्टिकल 393 के अंदर। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पर कहा गया ना 6th शेड्यूल है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितने शेड्यूल हैं? तो 12 शेड्यूल है। उसमें 6th शेड्यूल जो है वो कनेक्टेड है आर्टिकल 244 सब सेक्शन सॉरी क्लॉज 2 के साथ और आर्टिकल 275 क्लॉज नंबर 1 के साथ। आगे सुनिए, प्रोविजन एज टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट्स ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो जो शेड्यूल 6 है वो प्रोविजन रखता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज का, जिसमें असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। कि जो टोटल आपको दिख रहे हैं आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 स्टेट्स हैं जिसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में डिस्कस किया गया है शेड्यूल 6 में। और शेड्यूल 6 के पैरा नंबर 20 में जिक्र किया गया है ट्राइबल एरियाज का। ओके, नेक्स्ट, द प्रोविजन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 other than those relating to chapter 8, 10 and 11 thereof shall not apply in which of the following। तो कहाँ पर लागू नहीं होगा ऐसा प्रोविजन कहता है ना कि ये जो प्रोविजन है उसमें से चैप्टर बता रहा 8, 10 और 11 यही अप्लीकेबल होगा, बाकी नहीं होगा। तो ऐसा कौन से स्टेट्स के अंदर होगा? स्टेट ऑफ त्रिपुरा, स्टेट ऑफ असम,
स्टेट ऑफ मेघालय और स्टेट ऑफ नागालैंड। तो सही आंसर क्या होगा? स्टेट ऑफ नागालैंड। अब इसका कनेक्टेड फैक्ट्स भी साथ के साथ देख लेते हैं। देखिए, दिस प्रोविजन इज रिलेटेड विथ सेक्शन 1 सब सेक्शन 2 प्रोवाइजो। सबसे पहली बात, तो ये जो प्रोविजन पूछा गया वो है कहाँ पर से लिया गया है? तो सेक्शन 1 क्लॉज नंबर 2 प्रोवाइजो से। दूसरी बात, सेक्शन 1 सीआरपीसी डील्स विथ, सेक्शन 1 किसको डील करता है? शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। नाउ अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भाई पब्लिक प्रोसिक्यूटर मींस ए पर्सन, यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होता है? यहाँ पर उसका आंसर भी दिया हुआ है कि अ पर्सन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 24 ऑफ सीआरपीसी, वो पर्सन जिसका अपॉइंटमेंट होता है अंडर सेक्शन 24 ऑफ द सीआरपीसी। दूसरा, हु वांट्स टू एक्ट एज पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उसको हम कहेंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तरह काम करता है। नंबर सी, appointed under section 24 of CRPC and includes any person acting under the direction of a public prosecutor। तो इसमें तो कोई बड़ी चीज़ है नहीं, ये तो सबको समझ में आ रहा है कि अपॉइंटमेंट जो होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर का वो सेक्शन 24 के तहत ही होता है, और इसमें वो सारे लोग इंक्लूड हो जाते हैं अंडर द डायरेक्शन ऑफ ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर। जो लोग काम करते हैं वो भी यहाँ पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर के अंदर शब्द में आ जाते हैं। इसके जो कनेक्टेड फैक्ट्स हैं वो आप देख सकते हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का जो है बेसिकली डेफिनेशन देखा जाए तो सेक्शन 2 में, सेक्शन 2 के अंदर 2U में दिया गया है। इसके अलावा सेक्शन 24, 25, 321 और बहुत सारे ऐसे सेक्शंस हैं जिसका कनेक्शन इसके साथ बनता है। इसके अलावा पीपी कौन होता है? तो पीपी इज एन ऑफिसर ऑफ कोर्ट। एंड द लास्ट पॉइंट, द सेक्शंस रिलेटेड विथ पीपी, यानी सेक्शंस जो कुछ रिलेटेड है पीपी के साथ उसमें हम लोग नाम रख दें तो 301, 302, 325, 321 और भी कुछ सेक्शंस हैं तो उसको यहीं पर स्टॉप कर दिया। ये के सारे सेक्शंस यहाँ पर इंक्लूडेड हैं। नाउ अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वारंट केस मीन्स, वारंट केस का मतलब क्या होता है? देखिए, वारंट केस मीन्स ए केस, वो कौन सा केस होगा जिसमें 2 साल तक के लिए जेल की सजा का प्रावधान है। तो वो नॉर्मली क्या होता है? वारंट केस। ऐसा हम लोग कहते हैं तो गलत कहते हैं। वारंट केस में क्या होगा? अब मैक्सिमम क्या हो सकता है? आजीवन कारावास भी हो सकता है। लेट्स सी ऑप्शन नंबर 1, इन विच ए पुलिस ऑफिसर कैन नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट, नंबर 1। नंबर 2, in which the court in the fact first instance or in the first instance shall issue a warrant of court arrest the accused, number 3, and see, regulating relating to an offense punishable with imprisonment for a term not exceeding 2 years, and the last one is relating to an offense punishable with death, imprisonment for life, or imprisonment for a term exceeding 2 years। तो ये जो डी नंबर है ये बिल्कुल सही आंसर है। नाउ अब इसमें भी कुछ कनेक्टेड फैक्ट्स आपके सामने मिल रहे हैं। तो देखिए, एक शब्द आता है वारंट। हम लोग बहुत बार बोल देते हैं अरेस्ट वारंट है, दिस है, दैट, बहुत सारी बातें बोलते हैं, बट व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ वारंट? वारंट का सही मतलब क्या, लिटरेचर वाला मीनिंग क्या है? तो देखिए, वारंट का जो सबसे अच्छा और सही मतलब निकलता है वो ये है, आज्ञा पत्र। और इसके अलावा एक और चीज जान लीजिए कि जो आज्ञा पत्र होता है वारंट, इसमें हम वारंट ऑफ अरेस्ट की बात कर सकते हैं। इसमें हम किसकी बात करते हैं? इसमें हम बात करते हैं केस की, यानी वारंट केस की भी हम बात इसी में करते हैं जो सेक्शन 2 के अंदर 10th पॉइंट पे दिया हुआ है। इससे रिलेटेड अगर हम केस की बात करें तो देखिए यहाँ पर बहुत क्लियर है, यानी वारंट केस, तो वारंट केस और समन्स केस दोनों के बीच में कनेक्शन है। ऑफ कोर्स इसमें क्या होगा, कुछ न कुछ डिफरेंस मिलेगा, कॉग्निजिबल एंड नॉन कॉग्निजिबल केस। नाउ आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा बनता है वो बनता है 8th नंबर, यहाँ पर 8th नंबर लिख जाएगा। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इज ए सब्जेक्ट ऑफ, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड किस चीज का विषय? कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, और नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर होगा कि सीआरपीसी जो है कंकरेंट लिस्ट में आता है। अब इतना बोल के मैं निकल सकता हूँ, लेकिन मैं इसके सारे कनेक्टेड फैक्ट्स आपको शेयर करूंगा। देखिए, अगर कनेक्टेड फैक्ट्स की बात करें
तो टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स जो हमारे यहाँ दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो है 12। ओके नाउ, और उसमें से जो सेवेंथ नंबर शेड्यूल है उसमें तीन लिस्ट का जिक्र किया गया है। एक होता है स्टेट लिस्ट, दुनिया दूसरा जो होता है वो है यूनियन लिस्ट, और तीसरा जो होता है उसको कहते हैं कंकरेंट लिस्ट। नाउ सेवेंथ शेड्यूल का जो कनेक्शन है वो आर्टिकल 246 246 के साथ इसका कनेक्शन है। नाउ पहले ओरिजिनली जो है यूनियन लिस्ट के अंदर 97 सब्जेक्ट्स थे, अभी उसमें 100 सब्जेक्ट्स हो गए हैं। स्टेट लिस्ट के अंदर पहले 61 सब्जेक्ट्स थे, अभी उसमें हमारे 66 सब्जेक्ट्स हो गए हैं। और करंट लिस्ट में हमारे 52 सब्जेक्ट्स हैं। और जो अभी, हाँ, हम अगर बात करें तो सीआरपीसी करंट लिस्ट में आइटम नंबर 2 पर रखा गया है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, the Criminal Law Amendment Act 2013 came into force on. So Criminal Law Amendment Act कब लागू किया गया था? तो 3 फरवरी 2013 को लागू किया गया था। तो यहाँ पर भी देखिए कुछ कनेक्टेड फैक्ट्स है जो आपका जीके जी ये सारी चीज़ें आपको बता देंगे, कनेक्शन सिखा देंगे कि एक लॉ का दूसरे लॉ के साथ क्या कनेक्शन है। लेट्स सी। एक्ट नंबर 13 ऑफ 2013, यानी जो हमारा ये एक्ट जो बना था, इस एक्ट का नंबर जो दिया हुआ है 2 ऑफ 2013। दूसरी बात, एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति महामहिम जो राष्ट्रपति है उनका एसेंट कब मिला था? तो 2 अप्रैल 2013 में ही मिल गया था। तीसरी बात, पास्ट आफ्टर निर्भया केस। ऑफ कोर्स इसमें क्या हुआ था कि निर्भया का जो रेप हुआ था दिल्ली वाले मैटर में, उसका मामला था, तो उसी केस के बाद ये हुआ है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि 2013 का जो अमेंडमेंट हुआ उसमें क्या क्या अमेंड किया गया। तो अगर मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट बताऊं तो आईपीसी अमेंड किया गया, सीआरपीसी अमेंड किया गया, एविडेंस एक्ट भी अमेंड किया गया। तो कुछ सेक्शंस यहाँ पर आपके लिए मेंशन कर दिया है, उसमें जो कुछ सेक्शन सब्सटीट्यूटेड हैं और कुछ जो हमारे जो सेक्शंस हैं वो इंसर्ट ही किए गए हैं। ओके, तो आप इसको देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट और लास्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा आज का, वो भी मैं आपको यहाँ पर शेयर कर दे रहा हूँ। इन सर्टेन केसेस एनी पब्लिक ऑफिसर, कुछ मामलों में यानी फिक्स मामलों में जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, क्या वो अरेस्ट कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं? देखिए ऑप्शन, कैन नॉट अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम ए मैजिस्ट्रेट एंड विदाउट ए वारंट। कहता कि कैन नॉट अरेस्ट एनी पर्सन, तो अरेस्ट नहीं कर सकता, कैन नॉट अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम ए मैजिस्ट्रेट। दूसरी बात, कैन अरेस्ट एनी पर्सन विथ विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम ए मैजिस्ट्रेट एंड विदाउट अ वारंट। उसी तरीके से ऑप्शन नंबर सी, विड्रॉवल ऑन ऑर्डर, सॉरी विदाउट एन ऑर्डर, और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर लिखा है विदाउट ए वारंट। तो यहाँ पर क्लियर आंसर क्या हो जाता है? क्लियर आंसर आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, बी नंबर होगा। इसमें है कि अपना जो पुलिस ऑफिसर है वो किसी पर्टिकुलर केस में मामले में कोर्ट, सॉरी, जो है पुलिस ऑफिसर जो है अरेस्ट कर सकता है किसी भी पर्सन को, और विदाउट एन ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट अरेस्ट कर सकता है ना, और बिना वारंट के भी अरेस्ट कर सकता है। तो इसमें से जो कनेक्टेड फैक्ट्स है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अरेस्ट इज अरेस्ट इज मेनली ऑफ टू टाइप्स, क्योंकि उसमें जो है ना अरेस्ट के बारे में बात हो रही है, तो अरेस्ट कितने तरह का होता है? दो तरह का। कौन कौन सा? अरेस्ट विदाउट वारंट और अरेस्ट विथ वारंट। तो इससे रिलेटेड जो चैप्टर्स है वो दिए गए हैं, कुछ सेक्शंस हैं वो भी आपको मेंशन किया गया है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि इसी से कनेक्टेड होगा, उसके बारे में बात कर लेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच।